पिछली वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग 2025 के जो प्रीवियस पेपर्स हैं मैथ का सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2024 का जो 7 सेट है हम लोगों ने कंप्लीट किया, 2023 का भी कंप्लीट किया और 2022 का भी कंप्लीट किया। मतलब ये कि 2022, 2023, 2024 और इसी क्रम में यह 2025 है और हम लोग कंटिन्यू पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं हर वर्ष। बस दुख इस बात का होता है कि आप वीडियो देखने के बाद आपको सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे पता है कि आप सभी लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी क्लास के बीच में सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए कभी नहीं कहता, क्योंकि मेरा बस उद्देश्य है कि आप लोगों को पढ़ाना। आप लोग पढ़िए और अच्छे से अपने मंजिल को पाइए, अच्छा मार्क्स पाइए और अच्छा परसेंटेज पाइए, ठीक है। तो इस वर्ष भी हम लोग 2025 के गणित का जो यूपी बोर्ड का है पेपर जितने भी आए 7 सेट बनते हैं, 7 सेट को सॉल्व करने वाले हैं। आपके पास कोई भी किसी भी पब्लिकेशन का आप जो है बुक ले सकते हैं, जो अनसॉल्व आता है वहाँ पे आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। और अगर नहीं लेना है फिर भी यहाँ पर मैं क्वेश्चंस आपको बताते चलूँगा और इस स्क्रीन पे आपके जो है आंसर्स आते रहेंगे, क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर है तो अच्छी बात है क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, आपको रिवाइज करने में भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग सेट नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं 822 BV, ये सेट का नंबर है, नाम है 2025 का फर्स्ट पेज। और ये फर्स्ट पेपर है इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दूंगा, क्योंकि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। 2 खंड होते हैं, खंड अ और खंड ब। इन दोनों खंड में खंड अ जो होता है जिसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जो आपको OMR शीट पर फिल करना होता है। उसके बाद खंड ब में आपके जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं जिसे आपको अपने कॉपी पे सॉल्व करना होता है। बस इतना ही जानना है। 3 घंटे 15 मिनट में आपको मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। तो इतना बात करने के बाद हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें, ये आपके पास बुक होगी और अगर नहीं भी है तो कोई समस्या नहीं है। चलिए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न के ऊपर चलेंगे। खंड अ है आपका, खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक एक को ध्यान से देखिए। सबसे पहले पहला प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। अच्छा बताइए, परिमेय संख्या मान लीजिए 2 है, अपरिमेय संख्या √2 है, तो दोनों का योग क्या होगा। ये क्या आया है, तो आप कहेंगे सर ये तो अपरिमेय संख्या आया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय संख्या, आंसर क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग होता है वो हमेशा अपरिमेय ही आता है। अगला प्रश्न है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये बताइए। एक संख्या है, दूसरा क्वेश्चन है, इस संख्या है 156, इसका अभाज्य गुणनखंड बताना है। इसको डिवाइड कर दीजिए गुणनखंड विधि से, 2 7 14, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से फिर काटिए, 2 3 6, 2 9 18 हो जाएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे 13 होगा और ये 13 1 हो जाएगा। मतलब आया क्या, तो आप कहेंगे इसका क्या आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब आप देखिए 2 बार है तो 2 स्क्वायर गुणे 3 का 3 बार है 1, मतलब 13 पे 1। आप चाहे 1 लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप देखिए ये किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे कि सर ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। तो बी का दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3x + 5y 3x + 5y बटे में 3x - 7y, ये ना 5y ये बराबर 7/3, ठीक। तो कह रहा है कि x अनुपात y का मान निकालिए। बहुत ही आसान है। सबसे पहले तिर्यक गुणा करेंगे, 3 का इस तरफ गुणा करेंगे तो 3 का इस तरफ 3 त्रिक का 9x हो जाएगा, प्लस 3 × 5 = 15y हो जाएगा, बराबर 7 का गुणा इस तरफ कर देंगे तो 30 7 त्रिक 21x, फिर 7 का गुणा इसमें करेंगे -7 × 5 = 35y हो जाएगा। y को एक तरफ कर लेते हैं और x को एक तरफ कर लेते हैं, तो 21x को इस तरफ भेजिए, 9x यहाँ से पहले रहने दीजिए क्योंकि x को एक तरफ करना है, 21x आएगा -21x, -35y यहाँ पर पहले से ही है, प्लस 15y उस तरफ जाएगा तो -15y हो जाएगा। अब देखिए 21 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि ये बचेगा 12, कितना बचेगा 12x, लेकिन किस में, माइनस में, बराबर 35 और 15 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा 50y, लेकिन ये माइनस में आएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा,
x है यहाँ पे रहने दीजिए, y को इस तरफ लेके आइए, x बटा y हो जाएगा और ये 50/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50/12। अगर 50/12 हो गया मतलब 50/12, तो इसको आप अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 25 में हो जाएगा, 2 छक्का हो जाएगा, मतलब 25:6 इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3। क्या कह रहा है? 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर में 0 है तो विविक्तकर क्या होता है? देखिए विविक्तकर क्या होता है? b² माइनस 4ac, इसी को कहते हैं विविक्तकर। इसी को क्या कहते हैं? विविक्तकर। और यहाँ पर क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या है? 3 है। a का वैल्यू क्या आ गया? 3। b का वैल्यू क्या है? -3 -2 और c का वैल्यू क्या है? 1/3। अब यहाँ पर देखिए d बराबर b² है, b का मान -2 है, -2 का स्क्वायर इसके मान पे रख देते हैं, -4 गुणे a का मान 3 है और c का मान 1/3 है, ये 1/3 है। ठीक, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बराबर -2 का स्क्वायर करेंगे 4, इधर क्या बचा? 4 4 क्या हो जाएगा? 0। तो आप कहेंगे जो d का मान आ गया वो कितना आ गया? तो आप कहेंगे वो तो आ गया आपका 0, इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए। आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं। ठीक है, देखिए काम है मेरा आपको समझाना, क्वेश्चंस आपको समझ में आ जा रहे हैं और ऑप्शन के क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से आपको पढ़ना पड़ता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आंसर आपको साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होते हैं तो सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य। अब तो माध्य निकालना है, तो आपको माध्य बराबर होता क्या है? फार्मूला आपको पता होना चाहिए। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यही होता है, और बटे में सिग्मा एफ आई। तो एफ मतलब बारंबारता होता है। बारंबारता आपको क्या दे रखा है? तो कहेंगे 2 4 7 और 3 और 4। देखिए आपको एग्जाम में ये लगाना नहीं है, एग्जामिनर से कोई मतलब नहीं है कि आपने इसको किस तरीके से लगाया, बस आपके ऑप्शन चेक किए जाएंगे, सही है तो सही है। इसलिए आप इसको थोड़ा सा लेंदी नहीं करना है, आपको लेंदी होने से बचना है। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि 2 4 का गैप है, 2 4 है, फिर ये 4 6 है, तो क्या इस पूरा लिखना है? नहीं लिखना है, क्योंकि हमको ये देखिए एफ आई मिल गया, एफ आई मिल गया। अब हमको एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे निकलता है? तो आप कहेंगे एक्स जो होता है वो निकलता है इन दोनों के योग से, 2 + 4 बटे में 2 से भाग देने पर, तो कितना हो गया? 6/2। कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 3 आ गया। तो ये जो 3 आया है ये क्या है? कहेंगे सर ये तो एक्स आई है। ठीक है, एक्स आई आपने निकाला। अब बात यह है कि इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? 2 का। तो आप कहेंगे अगर 2 का गैप है तो 2 2 बढ़ाते चलिए, 3 2 5 2 7 और 7 2 9 और 9 2 11, ये हो गया एक्स आई। लेकिन आपको यहाँ पर पता करना है एफ इंटू एक्स, एफ आई इंटू एक्स आई। तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6, 4 5 कितना हो जाएगा? 20, 7 से कितना हो जाएगा? 49, ठीक है, 9 3 कितना हो जाएगा? 27 और 11 कितना होगा? 44 हो जाएगा। अब देखिए सिग्मा लगा है, इसका मतलब एफ आई एक्स आई को जोड़ना है, मतलब इसको पूरा जोड़ना है, और इसको आप पूरा जोड़ेंगे तो 146 आएगा। ठीक है, और इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा एफ आई भी जोड़ना है और दोनों को भाग दे देना है। 146 को 20 से भाग दे दीजिए, ये कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 7.3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 5वें का। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मैंने फास्ट इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि आपको समझ में तो आया ही होगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, आप थोड़ा स्लो कर दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि फास्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से सोच विचार के लगाना पड़ेगा। अब पूरा चलें, ग्राफ बनाए, फिर उसके बाद वर्गंतराल लिखें, पूरा बारंबारता एक्स आई एफ आई एक्स आई, फिर सिग्मा, पूरा फार्मूला बकायदे लिख के, तब एग्जामिनर को इससे मतलब ही नहीं है। एग्जामिनर को मतलब है कि 5वें का डी सही है बस। तो ये तो आपको अपने मन में करना होगा, क्वेश्चन में करना होगा, कॉपी में जितना शॉर्ट तरीके से हो सके उतना शॉर्ट तरीके से आप करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है, इसमें डी समांतर है बीसी के, इस प्रकार एडी बराबर। अब देखिए अगर एक त्रिभुज इस तरीके से दे रखा है, ध्यान से देखिए, ठीक है, ये ए है,
ये बी है और ये सी है और ये डी है और ये ई है। तो हमेशा क्या होता है ना, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होता है। तो ए डी बटे में डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे में ई सी। यही होता है, इसका अनुपात बराबर हो गया इसके अनुपात के। तो कह रहा है कि ये 1.5 दे रखा है और ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है और ये जो है 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ई सी यहाँ से यहाँ तक हमको नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं। और निकालना क्या है, ए सी निकालना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है। अच्छा ये बताइए, अगर एक्स का मान यहाँ से निकाल लें तो 2 और जोड़ देंगे तो पूरा लाइन नहीं पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। ए डी का मान कितना है तो 1.5 है। डीबी का मान कितना है तो कहेंगे 3 है, बराबर ए ई का मान कितना है कहेंगे 2 है, ई सी का मान कितना है एक्स है। कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, इस दशमलव को हटा दीजिए और नीचे एक जीरो लगा दीजिए। 15 दूना कितना हो जाएगा 30, 2 का गुणा इसमें कर दीजिए 4, एक्स यहाँ पे हो जाएगा, एक्स बराबर कितना आ गया 4। तो अगर ये एक्स बराबर 4 आ गया तो ये 2 है और ये 4 है, तो 4 तो कितना होता है 6, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी 6। ऑप्शन नंबर में कहाँ है 6, ए में सही है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या एग्जामिनर को आपको मतलब है कि आपने कैसे लगाया? नहीं, उसको बस ये देखना है कि छठवें का ए आपने OMR शीट में फिल किया है, बस वहीं सही हो जाएगा। इतना ही करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी, जब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा जाए तो आपको करना क्या होता है, जल्दी से क्या लगाने का तरीका है, देखिए 2, 3 और दूसरा जो बिंदु है वो है 4, 1। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है, इस 2 और 4 का पेयर बनाइए, जोड़ा बनाइए, और 3 और 1 का जोड़ा बनाइए। ठीक है, उसका जो बड़ा है उसमें छोटा घटा दीजिए। जैसे इसमें 4 में से 2 घटाइए, कितना आ गया 2, इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, किसका 3 और 1 में से घटा दीजिए 2 आ गया, इसको जोड़ घटा के स्क्वायर कर दें। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कितना आ गया 8। जब ये 8 आ जाएगा तो इसी का अंडर रूट निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, आंसर हो गया। बस इसी तरीके से लगाना होता है। आप लगाएंगे 7वें का 2 अंडर रूट 2 मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी यही आपका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण है, मूल बराबर है, जब भी, याद रखिएगा कि जब भी मूल बराबर होते हैं तो b² - 4ac बराबर 0 होता है। इसका मतलब ये है कि जो 3x² - 12x + m बराबर 0 दे रखा है, तो यहाँ पे m का मान पूछ रहा है। अब यहाँ पे b² - 4ac निकलेगा कैसे, द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। अच्छा, a का मान कितना है तो कहेंगे 3, b का मान कितना है -12 और c का मान कितना है m। इसी को इसी में रख दीजिए, तो b² - 4ac बराबर 0, b का मान है -12 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे a का मान है 3 और c का मान कितना है m है, बराबर में 0। 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, माइनस चाहते हैं 12m हो जाएगा, 12m हो जाएगा, बराबर में 0 है। 12m को उस तरफ भेज दीजिए तो 144 बराबर में 12m हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद m बराबर क्या हो जाएगा तो 144 बटे में 12 हो जाएगा m। 12 को काट देंगे 12 आ जाएगा, तो m का जो मान आ गया वो कितना आ गया 12। m का ही मान पूछा था तो m का मान कितना हो गया 12 हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ये जो 8वां है इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 15 और 25 का HCF 5 है, तो एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मस कितना दिया है 5 और लस के बराबर, लस को x मान लेते हैं और वही निकालना भी है, तो कोई बात नहीं हमने मान लिया। तो अब इस 5 को इस तरफ भेज दीजिए, 15 गुणे 25 बटे में 5 बराबर में x हो गया, 5 × 25 हो जाएगा, 15 × 75 हो जाएगा, x का मान कितना आ गया 75 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा और इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 9 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि सर्वांतर निकालिए, किसका किसका है 3, 1, -1, -3। अच्छा, सर्वांतर निकालने के लिए कहा है तो आपको चेक नहीं करना है, किसी 2 को उठाइए और माइनस कर दीजिए। तो हम 1 और 3 को उठाएंगे, 1 - 3 करेंगे। ठीक है, पिछले वाले में से आगे वाले को घटाया जाता है, इसलिए 1 - 3 होगा ऐसे, तो कितना आ जाएगा कहेंगे -2, यही आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देख रहे हैं कितनी आसानी से प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11।
प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि माध्यक वर्ग। अब देखिए जो भी बारंबारता इसमें दे रखा है, बारंबारता में जो सबसे बड़ा अंक है वो क्या है 10, और अगर 10 है तो उसी के ऊपर जो वर्ग अंतराल 15 20 दे रखा है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर 15 और 20 वाला, जिसके नीचे 12 है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा 15 20 मतलब डी, 11 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि tan a बराबर 1। आप खुद ही जानते होंगे कितने अंश का मान 1 होता है, तो आप कहेंगे कि ये जो 1 होता है tan 45 अंश का मान 1 होता है, इतना तो याद रहना चाहिए। तो आप कहेंगे tan a बराबर 1 की जगह पे आप tan 45 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इन दोनों की तुलना किया जाए तो tan हट जाएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर में 45 अंश आ गया। मतलब a का जो मान है ना वो 45 अंश है, ऐसा दे रखा है। तो कह रहा है 2 sin a cos a का मान बताइए। क्या कह रहा है कि 2 sin a और cos a का मान, तो 2 गुणे साइन a का मान 45 है याद रखिएगा, तो साइन 45 अंश गुणे cos 45 अंश, तो 2 गुणे साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है और cos 45 का भी 1/√2 होता है। तो 2 गुणे 1 गुणे 1 बटे में √2 गुणे √2, √2 का गुणा √2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 1। तो ऑप्शन में देखिए 12 के ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 12वें का। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 13 देखिए ध्यान से, कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, एक वृत्त के केंद्र से एक वृत्त बनाइए और इसके केंद्र से एक 25 सेंटीमीटर दूर इस तरीके से एक स्पर्श रेखा है जिसको यहाँ पे जो है स्पर्श करते हुए 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्यू। ये एक बिंदु Q हो गया, तो इसको P मान लेते हैं और इसको O मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पर केंद्र से बना गया जो जीवा होता, ये जो लंब होता है वो 90 डिग्री में होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q, तो 25 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये जो हो जाएगा 24। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, ये जो OP है ये वृत्त की त्रिज्या है। आप देखिए ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब OP का स्क्वायर के बराबर होता है। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस OP का स्क्वायर कर लीजिए, इसको इस तरफ भेजिए, 625 माइनस 576 बराबर OP स्क्वायर हो जाएगा। 15 में से 6 गया 9 और ये बचा 11 में से 7 गया 4 और ये हो गया 49 बराबर OP का स्क्वायर। स्क्वायर को इस तरफ भेज दीजिए, अंडर रूट में हो जाएगा, तो इसको बाहर निकालेंगे 7 हो जाएगा, तो OP का मान कितना आ जाएगा 7, और 7 अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर ए 13 का सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है अब ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक मीनार है, ये जमीन हो गया, एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई जो है 20 मीटर है, ये 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी जो छाया है वो कितना है, वो 20√3 है। यहाँ से यहाँ तक ये छाया जो बन रही है जमीन पर, यहाँ ये मीनार का शीर्ष है। तो कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण ये क्या होगा, तो अगर हम tan का मान लगा दें, तो अगर हम कहें कि tan थीटा बराबर तो होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, लंब कितना है तो कहेंगे 20, आधार कितना है 20√3, 20 से 20 कट गया, बचा क्या 1/√3 बचा है। तो tan थीटा बराबर 1/√3 है, तो 1/√3 कितने अंश का मान होता है, तो आप कहेंगे tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है आपका 1/√3। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं tan थीटा बराबर 1/√3, अगर आपको नहीं समझ में आया तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, tan से tan कट जाएगा, थीटा का मान 30 डिग्री आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। देखिए प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप उसके केंद्र पर 30 अंक का, मतलब एक वृत्त हो गया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का इस तरीके से चाप बना रहा है, और ये जो कोण बन रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री का, त्रिज्या आपका 14 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360। पाई का मान अगर आपको लगाना है, नहीं हाँ बिल्कुल लगाना है, क्योंकि ऑप्शन आपके पाई में नहीं है, तो 22/7 लिख लीजिए, गुणे r का मान कितना है 14 है, तो 14 गुणे 14 कर लीजिए, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, तो 30 कर लीजिए, बटे में आप कर लीजिए 360, डिवाइड कर दीजिए,
30 से इसको काटिए तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। अब क्या काटेंगे, तो 2 से काटिए 6 बार, 2 से 7 बार हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, फिर 2 से 3 बार हो जाएगा, 2 से 7 बार हो जाएगा, 22 का 7 में गुणा करिए 154 आएगा और बटे में 3 आएगा। तो ये 154 बटे 3 देखिए किस ऑप्शन में है, तो कहेंगे सी में, ऑप्शन नंबर 15 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि जोकर टोपी का आकार कैसा होता है। ये देखिए जोकर किस तरीके का टोपी लगाता है, तो आप कहेंगे ये जोकर की टोपी है। और अगर आप देखें तो जोकर इस तरीके का टोपी लगाता है ना। तो जोकर की टोपी किस तरीके से दिख रहा है, तो आप कहेंगे शंकु के आधार का दिख रहा है, शंकुआकार हो जाएगा, इसलिए इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, शंकुआकार। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 देखिए, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन ये दोनों प्रत्यक्ष विधि के उदाहरण हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैसे सही हो गया, इसके लिए आपको क्लास देखना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए आपको क्लास देखना पड़ेगा। और याद रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को याद कर लीजिए कि कल्पित माध्य अगर आए, पग विचलन आए, तो प्रत्यक्ष विधि के उदाहरण होते हैं, सरलीकृत उनका रूप होता है। और मैंने मनोहर रे की बुक पूरा सॉल्व करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं, नया जो अपडेट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 और माध्यिका 24 है तो बहुलक, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। अच्छा, आपको निकालना क्या है, बहुलक निकालना है। माध्य कितना दे रखा है, 15 और माध्यिका 24, मतलब 3 गुणे 24 माइनस 2 गुणे 15, यही दे रखा है, बिल्कुल सही है। तो अब क्या करेंगे, 24 का 3 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 12, 72 हो जाएगा, माइनस 15 गुना कितना होता है, 30 होता है। तो 72 में से अगर आप 30 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। यही आपका बहुलक है। ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं कितनी आसानी से सारे प्रश्न सॉल्व होते चले जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 19, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या होने की प्रायिकता क्या है। देखिए पासे में, अगर आप लूडो की गोटी जो होती है देखे होंगे, तो वो पासा उसे कहा जाता है। और पासे में आप कितने अंक देखते हैं, तो 6, 1 से 6 कौन कौन सा अंक होता है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 और 6, 6 अंक होते हैं। इसमें सम संख्या अच्छा कुल कितने हैं, तो आप कहेंगे सर कुल हैं 6, और सम संख्या कितने हैं, 2 4 और 6 कितने हैं, 3 है, 3 बटा 6 हो जाएगा, मतलब 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बटा 2 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 और एमसीक्यू का बहुविकल्पी का खंड अ का ये अंतिम प्रश्न है। कह रहे हैं अच्छी प्रकार से फिटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते यादृच्छा निकालने पर पत्ते की रानी की प्रायिकता क्या होगी। बहुत आसान है। पूरे कितने पत्ते होते हैं, तो कहेंगे सर पूरे तो पत्ते 52 होते हैं, 4 पार्ट में होते हैं, तो एक पार्ट के एक रानी होती है, तो 4 पार्ट के 4 रानियां होंगी। तो अगर 4 रानियां होंगी, ठीक है, क्या कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फिटे हुए ताश के निकालने पर पत्ते की रानी होने की प्रायिकता, 4 रानी होंगी, तो 4 हो जाएगा ऊपर। अब इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 13 में 52, 1 बटा 13 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बी सही हो जाएगा। देख लिए कितनी आसानी से मैंने आपको सभी एमसीक्यू सॉल्व करा दिए, और उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको समझ में आए भी होंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से ले चलूंगा, ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल बेसिक से ले चलूंगा। जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में करिए, मैं अगले क्लास में आपको समझा दूंगा। क्लास देखिए, ज्वाइन हो जाइए सारी चीज़ें, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं खंड ब, जो वर्णनात्मक प्रश्न है उस पर चलेंगे और प्रश्नों को आराम से समझने की कोशिश करेंगे। अब बारी है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, खंड ब की बारी है, और खंड ब को हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे प्रश्न नंबर 1 है, और इसमें क ख ग घ करके प्रश्न है। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 का क देखते हैं। देखिए क में क्या कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास। तो एक शंकु दे रखा है, ये शंकु है, ठीक है। यहाँ पे इस शंकु की जो ऊंचाई दे रखा है, इस शंकु की जो ऊंचाई है वो 48 सेंटीमीटर है। कितना है, 48 सेंटीमीटर। और इसके आधार का व्यास, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 28 दे रखा है। अच्छा ये बताइए, व्यास बराबर होता क्या है, 2 गुणे त्रिज्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। अब अगर व्यास 28 दे रखा है तो 2 किस तरफ भेज दीजिए, त्रिज्या बच जाएगा, तो इसको कितना आ जाएगा, 14। मतलब त्रिज्या कितना है, तो आप कहेंगे त्रिज्या 14 है। ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई कितना है, 48 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आपको ऊंचाई और त्रिज्या पता चल गया। तो अब कहेंगे कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन अगर आपको नहीं पता है फार्मूला, तब तो बेकार है। शंकु का आयतन और जितने भी
3D चैप्टर में हैं सभी के आयतन याद कर लीजिए, जितने भी फार्मूला है सभी याद कर लीजिए। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए आपके इस जो है पेपर सेट में आंसर में पाई में उत्तर दिया है, तो अब पाई में उत्तर लाने के लिए आपको पाई का मान नहीं रखना है, तो यहाँ देखिए 1/3 पाई रहने दीजिए, गुणे आर का मान कितना है 14 है, 14 गुणे 14 कर दीजिए इंटू एच, एच का मान कितना है 48, एच का मान कितना है 48 सेंटीमीटर है, तो 48 कर दीजिए। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 छक्का 18 होते 48 होता है। अब इसका मल्टीप्लाई अगर आप तीनों का करेंगे तो आएगा 31 36 गुणे, अब गुणे क्या पाई कर देंगे, पाई आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको और भी आंसर लाना है तो आप क्या कर सकते हैं, 31 36 गुणे पाई का मान होता है 22/7 और इसको आप हल कर देंगे तो इसका जो भी मान आएगा वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों आंसर हो सकते हैं, आपके ऊपर है, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है। चलिए प्रश्न नंबर क कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर ख पे चलते हैं। प्रश्न नंबर ख कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, प्रश्न नंबर पहले का ख, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404, पहले आप 96 का गुणनखंड करिए, 2 करेंगे 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से ये 24 हो जाएगा, फिर 2 से 12 हो जाएगा, 2 से 6 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 3 से 1 हो जाएगा। दूसरा है 404, 2 से करेंगे तो 202 होगा, फिर 2 से करेंगे 101 होगा, अब 101 डिवाइड नहीं होगा, 1 हो जाएगा। तो क्या निकालना है, निकालना आपको है मौस। देखिए मौस क्या होता है कि 96 का अगर हम यहाँ पे गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 बार पहले लिख लीजिए 2 और 1 बार 3 लिख लीजिए, और 404 जो है इसके बराबर में क्या लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 101। तो यहाँ पर आप देखिए जो जो मिल रहा होता है, 2 मिल रहा है, 2 अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर जो जो मिलता है वही हमारा मौसा होता है। तो 2 गुणे 2 कितना आ गया 4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो मिलता है वो मौस, और मिलने के साथ साथ जो नहीं मिलता है वो लस, मतलब 4 तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा जो नहीं मिल रहा है इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो लस हो जाएगा। बस इसी तरीके से गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग मौस निकालते हैं। प्रश्न नंबर ग, पहले का ग, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए। देखिए ध्यान से, एक लाइन हम खींच लेते हैं, इस लाइन में ये 2 बिंदु हो गए, एक बिंदु को हम मान लेते हैं ए, एक बिंदु को मान लेते हैं बी, और इसके बीच में कहीं एक बिंदु है, इसको हम मान लेते हैं सी, क्योंकि 2 भागों में विभाजित कर रहा है, तो ये एक m1 हो जाता है, एक m2 हो जाता है, और प्रश्न में आपको m1 रेशियो m2 का मान दे रखा है 2:3, मतलब ये 2 है तो ये कितना है 3 है। आगे a का मान कितना दे रखा है -1,7, b का मान कितना दे रखा है, b का जो बिंदु है वो पॉइंट दिया 4,-3, c का मुझे पता नहीं है, यही तो पता करना है, तो ये c का मान दे रखा है। बिल्कुल आसान होता है, ऐसे प्रश्न बिल्कुल आसान होते हैं। कैसे, अब देखिए यहाँ पे ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है, एक x1 y1 हो जाएगा, एक x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये xy है ही, तो जो बिंदु ये c है ये कैसे, इसका फॉर्मूला था बिंदु जो c है x, y, यही निकालना है। तो ये जो x है, ये जो x बिंदु है, ये x वाले फॉर्मूला से निकलेगा, मतलब ये कि देखिए ऐसे फॉर्मूला कैसे बनता है, m1 प्लस m2 ऐसे बनाइए, बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। और ये जो y है, y के लिए भी यही बनाइए, m1 प्लस m2 बटे में m1 प्लस m2, यही होता है, ठीक है। ऐसे बना लीजिए, ब्रैकेट बंद कर लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, ये x का है तो ये x2 x1 कर लीजिए, और ये y का है तो ये y2 y1 कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसको आगे पीछे कर सकते हैं, m2 x1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात आपको समझ में आया होगा। अब सभी का मान रखना है, मान रख दीजिए। m1 का मान कितना है 2 गुणे x2 का मान कितना है, x2 का मान 4 है, प्लस x1 का मान कितना है -1 गुणे m2 का मान कितना है 3, लिख दीजिए। m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, कॉमा दीजिए। m1 का मान कितना है 2 गुणे y2 का मान कितना है -3, लिख दीजिए, प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान 7 है, गुणे
m2 का मान कितना है 3 बटे में m1 प्लस m2 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपने अगला पॉइंट लिखा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या है 4 दूनी 8 माइनस 3 एकम 3 बटे में 5 कामा 2 3 6 माइनस 6 और प्लस 7 त्रिक 21 बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बराबर। आगे क्या है 8 में से 3 जाएगा कितना आएगा 5 बटे 5 और 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे अगर 20 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा आपका 14, तो मतलब 15 बटे क्या हो जाएगा 5। तो इसको डिवाइड कीजिए 5 एकम 5 1 हो जाएगा 5 3 15 3 हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर सी एक्स कामा वाई था ये कितना आ गया 1 कामा 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे है प्रश्न नंबर घ। देखिए ये क्या कह रहा है कि यदि साइन अल्फा बराबर 1/2, क्या कह रहा है साइन अल्फा बराबर में 1/2 है और दूसरी बात कह रहा है कॉस बीटा बराबर 1/2, कॉस बीटा बराबर भी 1/2 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, देखिए साइन से तुलना करने के लिए हम लोग साइन का मान ही निकालते हैं, तो साइन अल्फा बराबर 1/2 है। ये जो 1/2 है ये कितने अंश का मान होता है, तो आप कहेंगे साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, लिख दिया आपने। साइन साइन से अगर कंपेरिजन करें तो अल्फा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। वैसे इधर भी करेंगे तो कॉस बीटा बराबर हो जाएगा, कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश। अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है प्रश्न में, अल्फा का मान 30 है बीटा का मान 60 है, ठीक है, दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 90 डिग्री, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अच्छा ये प्रश्न इसी में अंग है, इतने में आ जाएगा, समझा देते हैं आपको, अच्छे से कर लेंगे। देखिए जब भी कभी भी आपसे मूल बिंदु से दूरी पूछे, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी आपसे पूछे और वहां पे एक ही बिंदु दे रखा है, वो भी दे रखा क्या -6,8, तो होता क्या है x² प्लस y², यही फार्मूला होता है, इसी पर आप रख के मान निकाल लीजिए। तो x का मान कितना है, तो यही एक बिंदु दे रखा है -6,8, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु तो 0 हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर फार्मूला में भी रखें, मेन फार्मूला में भी रखेंगे तो भी आ जाएगा। तो x² है तो x का मान 6 है, 6 का स्क्वायर कर देंगे, -6 का स्क्वायर कर देंगे और इधर प्लस हो जाएगा और इधर y का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, अंडर रूट में रहने दीजिए, बराबर 36 64 जोड़ देंगे 100 और ये आ जाएगा बाहर निकालेंगे तो 10, क्योंकि अंडर रूट में 10 × 10 होगा और बराबर ये 10 मात्रक आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर च, जो कि आपको सिद्ध करना है, इस पे चलते हैं। अंग च वाला प्रश्न देखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें आपको सभी खंड करने हैं, इसलिए एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, सभी प्रश्न करने पड़ेंगे। यहाँ आप देखिए दिया हुआ है cot a माइनस cos a बटे में दे रखा है cot a प्लस cos a, बराबर में प्रूव करना है कोसेक a -1 बटे में कोसेक a + 1, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिए, हम लोग ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे इसको। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हमको प्रूव करना रहे, जब भी त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जब आपको प्रूव करना रहे तो उनको तोड़ करके साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए, तोड़ करके लास्ट तक साइन और कॉस में चेंज करिए, आपका आंसर प्रूव हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो हमको साइन और कॉस में चेंज करना है, यहाँ पर तो कॉस है ही पहले से, तो इसको हम लोग साइन कॉस में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कॉट ए बराबर होता है साइन ए बटे में कॉस ए, सॉरी कॉस ए बटे में साइन ए हो जाता है, tan ए का उल्टा होता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ये जो कॉट ए है इसके जगह पर ऊपर और नीचे वही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, तो कॉट ए की जगह पे हम लोग लिखेंगे कॉस ए बटे में साइन ए माइनस कॉस ए, इसके जगह पे मैंने लिखा, ये जो बटे है उसको मैं यहाँ पे से लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ नीचे भी वैसे ही लिखना है कॉस ए बटे में साइन ए माइनस कॉस ए, और ये प्लस है, प्लस है प्लस लिख दिया। आगे अब इधर हम अगर इसको बटे में 1 मान लें तो एलसीएम साइन ए ले सकते हैं, तो ऊपर वाले में हम अगर हमने
एलसीएम साइन ए लिया, ठीक है, साइन ए लिया तो बच्चा हुआ क्या, कॉस ए माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, ठीक है। ये जो मेन वाला बटे है इसको लगाते हैं, देखिए बिल्कुल स्पष्ट लिखेंगे तो आपको डाउट नहीं होगा। उसके बाद जस्ट आपने जैसे ऊपर किया नीचे भी प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, और बटे में आपका हो जाएगा क्या, साइन ए, क्या हो जाएगा, साइन ए। देखिए साइन ए से साइन ए कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए बटे में कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि सर ये तो साइन ए कॉस ए में टूट गया, जैसा कि आपने पहले कहा, ठीक है टूट गया, अच्छी बात है, लेकिन अब ये भी ध्यान रखिए कि हम यहाँ कॉमन तो ले ही सकते हैं, कॉस ए इसमें भी है, कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, प्रूफ भले क्या प्रूफ थोड़ी हुआ है अभी वो, तो हमको ये क्या करना है, कॉस ए यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, सॉल्व तो करेंगे ही, तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, और बटे में इधर से भी कॉस ए कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा क्या, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर आपका बचा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 माइनस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए, ये आपका बच गया, ये आपका बच गया। तो अब क्या करना है, अगर ये बच गया तो क्या ये हमारा आंसर आ गया, नहीं, हमारा आंसर आया है कोसेक ए में। अच्छा साइन ए को कोसेक ए में तो चेंज कर ही सकते हैं, आंसर आ जाएगा, तो कोसेक ए में चेंज कर देते हैं, 1 माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा, कोसेक ए, कोसेक ए बटे में 1 प्लस साइन ए बराबर होता है 1 बटा कोसेक ए। अब यहां से अगर हम एलसीएम ले लें तो ये कोसेक ए माइनस 1 हो जाएगा, कोसेक ए माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा, कोसेक ए, फिर बटे में कोसेक ए प्लस 1 बटे में कोसेक ए, और ये कोसेक ए से कोसेक ए कट जाएगा, और बचेगा हमारा कोसेक ए माइनस 1 बटे में कोसेक ए प्लस 1, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है। तो साइन ए और कॉस ए में लास्ट पॉइंट तक तोड़ दीजिए और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करेंगे, सभी प्रश्न करने थे, सभी प्रश्न अनिवार्य थे, सभी प्रश्न आपने किया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 में, इसमें कहा जा रहा है कि किन्हीं 5 खंडों को हल करिए, और आपको प्रश्न इसमें दे रखे हैं टोटल 6, तो मैं आपको 6 के 6 प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है कि सर 5 करा के निकाल लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी प्रश्नों को कराना मेरी जिम्मेदारी है, और आपको दबा के सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 का क देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न आपके सामने है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। जब भी आपसे कहा जाए 17वां पद, 17वां पद, तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है a प्लस 17 से 1 कम 16d, इसका मतलब यही होता है, 17वां पद का मतलब है a प्लस 16d। आगे कह रहा है कि 10वें पद, तो ये भी कह रहा है 10वां पद, 10वां पद, 10वां पद कह रहा है मतलब a प्लस क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा 9d, ठीक है, से 7 अधिक है। अगर इसमें 7 जोड़ दिया जाए तो ये बराबर हो जाएगा। अगर ये कहा गया कि 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है, अगर 10वें पद में 7 जोड़ दिया जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, इसलिए हमने बराबर कर दिया, और ये प्लस लिखा हुआ है 7 तो हमने 7 कर दिया, और ये बराबर लगा है, बराबर लगा देंगे, तो a से 1 कट जाएगा, 16d है, इस तरफ 9d को भेज दीजिए, माइनस 9d हो जाएगा, और उधर बच्चा क्या 7, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, क्योंकि 10 में से अगर 16 जाता है 6 बचता है, तो 9 में से अगर 16 जाएगा तो बचेगा 7, 7d बराबर क्या आ गया 7, ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा 7 बटे में 7, और कट जाएगा 1 आएगा, तो d बराबर में क्या हो गया 1 हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, सर्वांतर ही तो पूछा है, आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर दूसरे का ख। प्रश्न नंबर दूसरे का ख देखिए क्या कह रहा है कि समीकरण है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर में 0, तो कह रहा है कि इसके मूल ज्ञात करिए। चलिए देखिए, जब मूल ज्ञात करना होता है तो पहले a का गुणा c में होता है, a का गुणा c में होता है, मतलब अगर √2 का गुणा 5 √2 में कर दें,
अंडर रूट 2 का गुणा 5 अंडर रूट 2 में करें तो अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में जब भी होता है तो 2 आता है, मतलब 5 गुणे 2 हो जाएगा 10 आएगा। मतलब इस 10 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। तो आप कहेंगे 5 और 2, 5 दूनी क्या होता है 10, और 5 और 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7। मतलब जहाँ पर 7 है वहाँ पे हमको 5 प्लस 2 लिखना है, बस इतना ही करना है। तो 2 यहाँ पे अंडर रूट 2x² प्लस 7 के जगह पे क्या लिखना है भाई 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 हमने लिख दिया, बाकी ये x है प्लस 5 अंडर रूट 2 यहाँ पर है बराबर में 0। अब इसके बाद क्या होगा अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2 का x में गुणा 2x प्लस 5 अंडर रूट में 2 बराबर में 0। इसके बाद 2 का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे अंडर रूट 2x प्लस यहाँ पर 5 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे तो आप यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं। जिस तरीके से अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करने पे 2 आता है, तो 2 में क्या है 2 में भी तो ये दोनों है, तो इसका मतलब अगर इस 2 में से एक अंडर रूट 2 निकाल लें तो बचेगा क्या अंडर रूट 2। इसलिए यहाँ पे हम लोग अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे, तो अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा अंडर रूट 2 बचेगा और ये x हो जाएगा, और यहाँ से अंडर रूट 2 गायब हो गया तो 5 बचेगा बराबर में 0। तो इस तरीके से आपने कॉमन ले लेना है। अब इसके बाद देखिए अंडर रूट 2x प्लस 5, अंडर रूट 2x प्लस 5 दोनों को कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 बराबर में 0। अब यहीं पर आपको समझना है कि अंडर 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है आपका x प्लस अंडर रूट 2 बराबर में 0। एक बार अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 करके देख लीजिए, और दूसरी बार x प्लस अंडर रूट 2 करके देख लीजिए, दोनों मूल पता चल जाएंगे। तो अंडर रूट 2x बराबर में प्लस 5 उधर जाएगा -5, x बराबर में -5 बटे में अंडर रूट 2 नीचे चला आएगा, और इधर क्या हो जाएगा x बराबर में माइनस अंडर रूट 2। दो मूल हमको प्राप्त हुए, और वो दोनों मूल क्या है, एक मूल है 5 बटे में अंडर रूट 2 माइनस में, और दूसरा जो मूल है वो माइनस में अंडर रूट 2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर ग देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC, जैसे पहले कह रहा है तो वैसे हम पहले इमेज बना लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज हमने बना लिया इस तरीके से, एक त्रिभुज है AB और C। कह रहा है इसकी भुजा BC पर D इस प्रकार है, ये भुजा BC है, यहाँ पर एक बिंदु D है, और ये इस प्रकार है कि कोण ADC, कोण ADC मतलब ये जो कोण है बराबर है BAC इस कोण के बराबर है। मतलब ये कोण जो थीटा अगर है तो ये भी कोण क्या है थीटा ही है, दोनों कोण आपस में बराबर है। तो कह रहा है कि आप प्रूव करिए CA² बराबर CB गुणे CD। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैंने इमेज बना दिया है, अब इसको ध्यान से समझिए। यहां पर सबसे पहले दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है, एक तो दिया है कोण ADC बराबर में कोण BAC, यही दे रखा है, ठीक है। और दूसरा चीज प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे आप वो भी लिख लीजिए कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, CA² बराबर में CB गुणे CD, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब उसके बाद उपपत्ति करते हैं और बात बता। देखिए सबसे पहले हम लोग दो त्रिभुज यहां पर समझेंगे। एक त्रिभुज, इसी में देखिए मैं दो त्रिभुज बना रहा हूं। एक त्रिभुज तो ये है आपका ABC, ठीक है, जिसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोण थीटा है। दूसरा त्रिभुज इसी में बना है ये ADC, ये अगर आप देखें ध्यान से तो ये वाला ये, तो यहां पर ये क्या है थीटा है, और इसी तरीके से ये A है और ये C है, और ये क्या है ये है D। तो दो त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज में अगर आप ध्यान से देखें, अगर एक कोण थीटा है तो ये भी तो कोण थीटा है, एक कोण मिल गया, एंगल मिल गए। दूसरी बात ये कि अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो अगर त्रिभुज ABC में बात करें तो ये जो C कोण आ रहा है ये भी तो इसमें है, और अगर हम इस छोटे वाले त्रिभुज में बात करें तो इसमें भी तो कोण C है,
इसका मतलब ये अगर कोण अल्फा है तो ये भी कोण अल्फा है, मतलब दोनों कोण ये भी बराबर है। अब जब किसी भी त्रिभुज में दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरे एंगल अपने आप बराबर हो जाता है, इसलिए ये भी कोण जो भी होगा ये कोण सेम होगा। इसका मतलब ये है कि तीनों कोण अगर एंगल एंगल कसौटी से देखा जाए तो ये दोनों समरूप होंगे। ठीक है, तो इसी बात पे चर्चा करेंगे इस त्रिभुज को देखते हुए। क्लियर है, बात समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये आगे चलकर समरूपता के सिद्धांत पे काम करेंगे, कसौटी कौन सा काम करेगा, एंगल एंगल। ठीक है, एंगल एंगल कैसे आएगा। अब बात करते हैं कैसे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप लिखिए त्रिभुज BAC तथा ADC में आपने देखा कि त्रिभुज BAC ये बड़ा वाला त्रिभुज मतलब ये C, और दूसरा त्रिभुज ADC ये वाला त्रिभुज मतलब ये वाला त्रिभुज। क्लियर है, इन दोनों त्रिभुजों में हम बात करेंगे। तो पहले देखिए दिया क्या है, आप कहेंगे कि सर हमको जो दिया है कोण ADC बराबर कोण BAC, ये दोनों बराबर हैं और ये दिया भी है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये दोनों दिए हैं तो उभयनिष्ठ कौन सा हो रहा है, C वाला एंगल उभयनिष्ठ हो रहा है, दोनों में है, सेम है, इसलिए आप लिखेंगे कोण ACB बराबर कोण ACD ऐसे लिखेंगे। ACD नहीं बल्कि यहां से DCA कर लीजिए। ठीक है, DCA ये क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है, दोनों में है, कॉमन है। अगर ऐसा है तो एंगल एंगल कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ये जो कोण है BAC और ADC, ये जो त्रिभुज है त्रिभुज BAC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADC के। और ये कैसे होगा, एंगल एंगल कसौटी से, एंगल एंगल कसौटी से मतलब कोण कोण कसौटी से बराबर हो जाएंगे। और अगर ऐसा है तो यहां पर देखिए CA है, CA बटे में क्या हो जाएगा CD, क्या हो जाएगा CD बराबर, अब BC है मतलब CB लिख लीजिए, CB बटे में CA हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए फिर से ध्यान समझिए, CA बटे में CD, CA पहले इस त्रिभुज में देखिए CA, ये CA बटे में क्या है CD, बटे में क्या है CD, ये तो इस त्रिभुज से लेंगे CA बटे में CD बराबर CB बटे में CA, CB बटे में CA। ठीक है, CA अल्फा थीटा और CD है वो भी क्या है, अल्फा थीटा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो त्रियक गुणा करें तो CA का गुणा किसमें करेंगे, CA में, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा CB गुणे क्या हो जाएगा CD, CA का गुणा CA में करेंगे क्या हो जाएगा CA स्क्वायर, और CB गुणे CD हो जाएगा। और देखेंगे तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको प्रूव करना है, इसको भी प्रूव करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर दूसरे का ये कौन सा है, घ। यहां पर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज है ABCD, एक चतुर्भुज है ABCD, चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं, ABCD है ना। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया C, और ये हो गया D, चार इसके जो है भुजाएं हो गए। तो ये किसी वृत्त के परिगत मतलब ऊपर खींचा गया, एक वृत्त है इस तरीके से, एक वृत्त के परिगत ऊपर खींचा गया है। तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC होगा, ये हमको सिद्ध करना है। कोई बात नहीं, पहले तो आप ध्यान से देखिए, ये अगर इस तरीके से आप एक वृत्त खींचें और एक बिंदु लें, इस बिंदु से अगर हम इस पे दो लाइन खींच दें इस तरीके से, तो ये दोनों जो हैं स्पर्श रेखाएं होती हैं। और याद रखेंगे बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं, हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसी का फायदा हम लोग यहाँ पे उठाएंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक बिंदु है जो यहाँ से यहाँ तक आकर स्पर्श कर रही है और यहाँ से यहाँ तक आकर स्पर्श कर रही है। एक बिंदु ये A है, ये यहाँ से यहाँ तक स्पर्श कर रही है, और ये यहाँ से एक बिंदु ये है, ये भी इधर आके स्पर्श कर रहा है, ये भी इधर आके स्पर्श कर रहा है, ये बिंदु C है, इधर आके स्पर्श कर रहा है, इधर भी आके स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों सभी के सभी आपस में बराबर हो जाएंगे।
और अगर ये जो है स्पर्श बिंदु है तो इनका भी कुछ ना कुछ नाम हमको देना पड़ेगा। इसका भी नाम देंगे P Q R S, इसका नाम दे देते हैं बस। अब यहाँ पर आपको ये समझना है, अगर ये बिंदु है, ये यहाँ से यहाँ तक स्पर्श रेखा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर ये RC और RS उसी तरीके से बराबर हो जाएंगे, BS और BP ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, AP और AQ ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कैसे बराबर हो जाएंगे अभी मैंने आपको बताया। अब इसमें दिया क्या है वो आप पहले लिख लीजिए। प्रश्न में दिया है क्या दिया है, तो आप कहेंगे दिया है कि यहां पर दिया है कि ABCD वृत्त के परिगत खींचा गया है। ABCD वृत्त के परिगत खींचा गया है। ठीक है, दूसरा आपको क्या सिद्ध करना है, यहीं पे आप भी लिख भी लीजिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AB प्लस CD बराबर में AD प्लस BC। अच्छा, आपको इसमें तो डाउट नहीं होता कि AD को DA लिख दिया तो गलत हो जाएगा, मतलब इसे ये AD लिखा हुआ है, इसको DA लिख दिया तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, आप चाहे AB लिखिए, BA लिखिए, CD लिखिए, DC लिखिए, उल्टा सीधा कुछ भी लिखिए, सही है, उसमें नहीं दिक्कत है। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में आप प्रश्न को सही करने के लिए BA अगर कहीं आ रहा है आपका तो उसको AB कर लीजिए। चलिए, अब यहां तक आपने दिया है, अब हम लोग बात करते हैं उपपत्ति की। किसकी बात करते हैं? उपपत्ति की। इसको रख देते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर प्रश्न में हमने बताया कि AP बराबर है AQ के, तो आप यहां पे लिखेंगे क्या कि AP बराबर है AQ के, समीकरण नंबर 1। दूसरी बात, BP बराबर है BS के, BP बराबर है BS के, समीकरण नंबर 2। CS बराबर है CR के, CS बराबर है CR के, समीकरण नंबर 3। DR बराबर है DQ के, मतलब DQ बराबर है DR के, समीकरण नंबर 4। 4 समीकरण हमने बनाए यहां से। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए आप एक लाइन लिख दीजिए। आप एक लाइन क्या लिखेंगे कि बाह्य बिंदु से, यहां पर लिख सकते हैं बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, इसीलिए ये सभी बराबर हो गए। अब बात आपको समझ में आ गई होगी, मैंने लिख भी दिया, आप भी लिखेंगे क्योंकि एग्जामिनर को आपको समझाना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है, यहां तक आपका काम हो गया। अब देखिए, अगर हम इस तरफ के सभी रेखाओं को और इस तरफ के सभी रेखाओं को जोड़ दें, मतलब समीकरण नंबर 1 2 3 4 को जोड़ दें। यहां पर आप लिखिए कि समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर जोड़िए AP BP CS DQ, AP प्लस BP प्लस CS प्लस DQ बराबर में AQ BS AQ प्लस BS प्लस CR प्लस DR। ठीक है, इनको दोनों को अब क्या करना है, अब देखिए हमको लाना है ABCD और AD और BC। इसका मतलब यह है कि AB कैसे आएगा, AB तब हमारा आएगा जब AP और PB दोनों को जोड़ दें तो AB आ जाएगा। DA कैसे आएगा, AD कैसे आएगा, जब DQ और QA इन दोनों को जोड़ दें एक बड़ी लाइन हो जाएगी DA। और क्या चाहिए, CD चाहिए। CD कैसे आएगा, जब CR और RD को जोड़ दें तो हमारा DC या CD बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब जोड़ना है, इसीलिए हम दिमाग लगाएंगे अपना, पहले AP प्लस BP को रहने देते हैं और ये जो CS है ना, CS इसको चेंज कर देते हैं CR में। CS को हमने किस में चेंज कर दिया, CR में, प्लस DQ जो है DQ को चेंज कर दिया DR में चेंज कर दिया। अब ये क्यों मैंने किया, क्योंकि AP और BP ये दोनों जोड़ेंगे तो ये पूरा पूरा AB आ जाएगा। ये CR और DR
सी आर और डी आर ये दोनों जोड़ेंगे तो डी सी बन जाएगा, जो कि एक तरफ का आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी दिमाग लगाना है, इसमें भी दिमाग लगाना है। तो इसमें ए क्यू और बी एस जोड़ने रहने दीजिए, कहाँ गया ए क्यू और हमको क्या चाहिए डी क्यू। तो डी क्यू किसमें चेंज कर सकते हैं, ए क्यू यहाँ पे है, ए क्यू यहाँ पे है प्लस, अच्छा डी क्यू हमको चाहिए, तो डी क्यू किसको चेंज कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर डी क्यू डी आर वाला चेंज होगा। तो डी आर ये रहा, डी आर को हम लोग किसमें चेंज कर देंगे, डी क्यू। ध्यान रखिएगा हमने इसको चेंज कर दिया है डी क्यू में, ठीक है, प्लस अब क्या चाहिए, अब हमको क्या चाहिए, एक तो सी आर है, तो मतलब एक सी एस है, ये वाला सी एस और बी एस। तो बी एस तो पहले से है ही, बी एस रहने देते हैं और सी आर को चेंज कर देते हैं सी एस में, सी एस में चेंज कर देते हैं सी आर को। हमने अपने से प्रूव करने के लिए किया है। अब देखिए अगर एपी और बीपी ले लें, एपी और बीपी पूरा जोड़ दें तो क्या बनेगा, ए बी बन जाएगा। तो यहां पर आप लिख लीजिए ए बी प्लस सी आर और डी आर को जोड़ दीजिए, सी आर और डी आर इसको पूरा जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा सी डी, है ना, क्या बन जाएगा सी डी। अब चाहे डी सी बने चाहे सी डी, आप इसको डी सी भी बोल सकते हैं सी डी भी बोल सकते हैं, लेकिन हमको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया है सी डी तो हमने सी डी लिख दिया, बस काम खत्म। ए क्यू और डी क्यू, ए क्यू और डी क्यू पूरा जोड़िए ये वाली लाइन तो क्या बनेगा ए डी या डी ए। क्वेश्चन में आपको ए डी प्रूव करना है तो आप लिखेंगे ए डी प्लस बी एस प्लस सी एस, बी एस प्लस सी एस क्या बनेगा पूरा बी सी, ये हो गया बी सी। तो आप कहेंगे सर अब जाकर ये प्रूफ हो गया और यही हमको प्रूफ करना था, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया तो चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 2024 का पहला वीडियो जिसमें 50,000 के ऊपर लगभग गया है और आज भी देखिए हमारे सब्सक्राइबर जो हैं 20,000 भी नहीं है। तो ये गलती आप लोगों की है। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूं, आप लोग भी मेहनत का फल दीजिए जिससे कि आगे आने वाले समय में 2026 जो भी सभी बच्चों के लिए मैं प्रयासरत हमेशा रहूं, मनोबल बनी रहे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पे। चलिए प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है, कहा गया है कि यदि दिए गए आवृत्ति विवरण के आंकड़ों का जो माध्यक है वो 28.5 है और x तथा y के मान निकालिए। ये रहा x और ये रहा y, इन दोनों के मान निकालने हैं और कह रहा है कि दिया है n बराबर 60, n का मान जो है 60 दे रखा है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल ध्यान से इस प्रश्नों को सॉल्व करिए। 4-4 नंबर के प्रश्न रहते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से सावधानी से प्रश्न को सॉल्व करना होता है। अगर आपको नहीं भी आता है कि किस तरीके से माध्यक निकाला जाता है तो भी आज आपको समझ में आएगा कि माध्यक कैसे निकाला जाए। ठीक है, पहले ध्यान समझिए, ये आपका वर्ग अंतराल जो आपके क्वेश्चन में दिया है और ये आपका एफ आई है, मतलब ये बारंबारता है। अब यहाँ पे ये सी एफ मतलब संचयी बारंबारता लिखा हुआ है। अब क्या होता है माध्यक का फार्मूला, क्योंकि आपके इसमें माध्यक दे रखा है 28.5, तो माध्यक बराबर क्या होता है ये भी जानते रहिए। तो फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि माध्यक बराबर होता है n/2 माइनस सी एफ, ये ब्रैकेट बंद करिए, इंटू एच कर लीजिए और यहाँ पर L प्लस कर लीजिए, माध्यक बराबर है ना। ये मैंने आपको माध्यक का फॉर्मूला बताया। यहाँ पर अगर इतने मान दे रखे हैं, L दे रखा है, N दे रखा है, सी एफ एफ एच, तो आपको इन सभी के मान इसी वर्ग अंतराल से इसी टेबल से प्राप्त करने हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए तो अब देखिए ध्यान से, पहले तो हमको सी एफ अगर निकालना है तो सी एफ कैसे निकाला था। पहले ये जो 5 लिखा है ना, आप इसको पहले यहीं पे लिख दीजिए, ये हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है। अब इसके बाद इस 5 को उठाइए और यहाँ तक लेके आइए और इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स हो जाएगा। इस 5 प्लस एक्स को इसमें जोड़िए तो 5 और 20 25 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको यहाँ पर लिख लीजिए, 25 और 15 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स हो जाएगा। और 40 प्लस एक्स को y में जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। 40 प्लस एक्स प्लस वाई को 5 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई। याद रखेंगे ये जो लास्ट में आता है संचयी बारंबारता में,
ये बराबर होता है n के। किसके बराबर होता है? n के। या तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर जो मान आता है जिसको हम लोग कहते हैं सिग्मा एफ आई, ये भी बराबर होता है n के, n के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसको जोड़ने पर n का मान तो दे रखा है ना 60 आएगा, जाहिर सी बात है 60 आएगा, तो n के मान पे रख लेते हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको पता रहे कि इसको जोड़ने पर भी यही आएगा जो लास्ट में आया है, हमेशा वही आता है। इसलिए मैंने आपको ट्रिक के हिसाब से बता दिया कि अब आपको ये जोड़ना ना पड़े दोबारा, तो जोड़ना नहीं है, हमेशा ये जो लास्ट में आता है यही आपका संचय, ये आपका पूरा योग होता है, n के बराबर होता है। तो अगर n के बराबर ये है, क्या है n बराबर क्या है, अभी ध्यान से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि n बराबर आ गया क्या 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो n का मान कितना है 60 है, तो n के जगह पे क्या लिख लीजिए 60। 45 को इस तरफ भेजिए, 60 माइनस 45 बराबर एक्स प्लस वाई। 60 में से 45 घटाएंगे 15 बचेगा, x प्लस वाई का मान कितना आ गया, x प्लस वाई का मान आ गया 15। ये समीकरण नंबर 1 बना के रख लेते हैं। अच्छी बात है कि हमने समीकरण नंबर 1 पा लिया और x और y का जो दोनों योग होगा वो 15 आ रहा है। ठीक है, 15 आ रहा है। अब यहाँ पर आते हैं, अब ध्यान से समझिए, अगर x प्लस वाई का मान, ये देखिए ध्यान से, x प्लस वाई का मान 15 आ रहा है, तो 45 जोड़ेंगे 60, और जो कि ये हमको पहले दे भी रखा है, मतलब ये 60 है। अगर ये 60 है तो हमको यहाँ पे कैसे CF पता चलेगा, संचयी बारंबारता कैसे पता चलेगा, इनमें से कौन सा संचयी बारंबारता लें और कौन सा इसमें से बारंबारता लें। तो ये तरीका होता है क्या कि n/2 निकालिए, n/2, और ये जो n/2 आएगा, n का मान कितना है 60, 60/2 कितना आ गया, तो कहेंगे 30। ये जो 30 आया है इसी को मध्य में लेके जाइए कि इससे बड़ा और इससे छोटा। अगर आप देखें तो 25 प्लस एक्स है, यहाँ पर 40 है ना, जाहिर सी बात है 30 से तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन ये 25 प्लस एक्स है, तो यहाँ पर एक तो मान ये हो जाएगा और 30 से छोटा दूसरा मान ये हो जाएगा। तो जो छोटा वाला मान होता है वही CF होता है, और जो बड़ा वाला मान होता है उसके सामने वाला जो होता है वो आपका F होता है, और इसी F के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है, इसकी जो छोटी सीमा होती है, निम्न सीमा, यही हमारा L होता है। और L और S मतलब 30 और 20 का जो अंतर होता है, मतलब इन सब में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वही हमारा H होता है। मतलब H बराबर 30 माइनस 20 कर देंगे तो H का मान आ जाएगा 10। सभी के मान हमारे सामने आ गए, बस रखना है। माध्यक बराबर दे रखा है 28.5, तो माध्यक के स्थान पे लिखिए 28.5 बराबर L का मान क्या दे रखा है, L कहाँ गया, ये 20 प्लस ब्रैकेट में n/2 का मान यहाँ पर साफ साफ 30 आया है, यहाँ पे लिखिए 30 माइनस CF का मान कितना है 5 प्लस x है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में 5 प्लस x लिख लीजिए, बटे में F का मान कितना है, F का मान 20 आया है, 20 लिख लीजिए, इंटू H का मान कितना आया है 10 आया है, 10 लिख लीजिए। और आप चाहें तो बिल्कुल एक एक का मान लिख लीजिए कि CF बराबर क्या है, F बराबर क्या है, H बराबर क्या है, n/2 का मान क्या है, n का मान क्या है, सब एक तरफ से आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28.5 है, 20 को इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, 28.5 माइनस 20 बराबर इधर क्या हो जाएगा 30 माइनस 5, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस x बटे में 20 और ब्रैकेट बंद इंटू h 10। तो 10 का ये 0 2 से भी कट जाएगा, तो काट देते हैं। 28.5 में से 20 जाएगा तो ये बचेगा 8.5 बराबर 30 में से 5 जाएगा तो 25 माइनस एक्स बचेगा और बटे में 2, ये 2 का आप इधर गुणा कर दीजिए तो ये 17 हो जाएगा, बराबर में 25 माइनस एक्स हो जाएगा, 25 को इस तरफ भेज दीजिए, 17 माइनस 25 बराबर में माइनस एक्स हो जाएगा, 17 में से 25 जाएगा माइनस 8 आएगा, और ये हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स का मान कितना आ गया 8। अगर ये एक्स का मान आ गया 8 तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ पर पता है कि एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है, क्या है 15। अगर एक्स प्लस वाई बराबर में 15 दे रखा है, जहाँ पर एक्स की वैल्यू 8 आ गई है तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 माइनस 8, मतलब वाई की वैल्यू आ जाएगी 7। तो आप कहेंगे कि x की वैल्यू 8
और y की जो वैल्यू है वो 7 हो जाएगी, जहां पर हमका यहाँ पे x और y का मान निकालना था। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को। कहा जा रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई खराब पेन है या अच्छा है। यह मिश्रण में से एक पेन निरपेक्ष निकाला जाता है तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता है। मतलब मान लीजिए खराब पेन है 12 आपके पास और 132 अच्छे पेन है, उनका जो चेहरा है, रंग ढंग है, सब सेम है, पता नहीं चल रहा है कि कौन सा पेन खराब है कौन सा अच्छा है। सभी पेनों को आपस में मिला दिया गया। अब पेनों को अच्छे तरीके से मिलाने के बाद आप अचानक से हाथ डालते हैं और एक पेन निकालते हैं। तो जब आप पेन निकालते हैं तो कितनी संभावना है कि वो जो पेन निकल रहा है वो आपका बिल्कुल खराब निकलेगा या तो अच्छा वाला पेन निकलेगा, कितनी संभावना है, यही आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हम लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, संभव कितने हो सकते हैं, आप कितने संभव पेन निकाल सकते हैं? 12 खराब पेन, 132 अच्छे पेन, मतलब आपसे 144 संभव परिणामों की संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे लिखिए च वाला है ना, च का आंसर है। तो यहाँ पे लिखिए सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे खराब पेन प्लस अच्छे पेन। खराब पेन कितने हैं? 12, अच्छे पेन कितने हैं? 132, मतलब 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए माना, अब ये प्रश्न लगाने का तरीका है, अभी आसान हो जाएगा। माना जो ई है ये अच्छा पेन निकालने की घटना है, अच्छा पेन निकालने की घटना है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या 132 हो जाएगी। अनुकूल परिणामों की संख्या तो 132 होगा ना, 12 ना खराब पेन है, तो उनको अगर छोड़ दें तो 132। अब आप क्या कहेंगे कि ये जो घटना है पीई, प्रायिकता जो है प्रोबेबिलिटी ई की, क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? तो कहेंगे 132 है। सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 144 है। अब आप इसको काट दीजिए, इसको अगर आप काटें तो 11/12 आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, बस काम खत्म। चलिए, अब हमारी प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 दोनों कंप्लीट हो गए। अब बात आती है प्रश्न नंबर 3। देखिए, प्रश्न नंबर 3 में 2 प्रश्न दे रखा है, तो दोनों में से कोई आपको एक ही करना है, लेकिन मेरा काम है आपको दोनों बताना। देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है और जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। पहले आप मान लीजिए, माना वह भिन्न x/y है, हमने वो भिन्न मान लिया, मतलब x जो है वो अंश है और y जो है वो हर है। तो माना वो जो भिन्न है x/y है, तो कह रहा है कि वो 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है? जब उसके अंश में एक घटा दिया जाता है और y में कुछ नहीं किया जाता है, तो ये 1/3 हो जाती है। और दूसरी बात, अगर वो 1/4 हो जाती है जब वो 8 हर में जोड़ा जाता है, अंश में कुछ ना किया जाए लेकिन हर में आप अगर 8 जोड़ दें तो ये 1/4 हो जाती है, ऐसा कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अब बता दीजिए वह भिन्न, मतलब x और y का अगर मान निकाल लें तो वो हमको भिन्न पता चल जाएगा। यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे, 3x - 1 बराबर y हो जाएगा, 3x - 3 बराबर y हो जाएगा। y को इस तरफ भेजते हैं, 3 को उस तरफ, 3x - y बराबर में 3 उस तरफ जाएगा 3। समीकरण नंबर 1। यहाँ पर भी वैसे ही तिर्यक गुणा कर लेते हैं, 4x बराबर y + 8 हो जाएगा। ठीक है, y को इस तरफ भेज लीजिए, 4x - y बराबर क्या बचा? 8। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर
तो 3x माइनस वाई बराबर 3 और समीकरण 2 है 4x माइनस वाई बराबर में 8। तो यहाँ पर अगर आप घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। 4 में से 3x घटाएंगे माइनस x बचेगा, 8 में से 3 घटाएंगे माइनस 5 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान आया 5। इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए, हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा, 15 माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। y को आप उस तरफ भेज दीजिए, 3 को इस तरफ भेज दीजिए, या तो 15 को उस तरफ भेज दीजिए। माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या आ गया 12। तो अगर आप ध्यान से देखें तो x जो है 5 है और y जो है 12 है। भिन्न हमारा था x बट्टा वाई, x का मान 5 आया है और भिन्न हर का मान कितना है 12। यही आपका क्या हो जाएगा, वो भिन्न हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या दिया है ध्यान से समझिए। दिया है कि एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी निर्धारित चाल जो है 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल ज्ञात करिए। प्रश्न बहुत ही आसान है। देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो जब भी चाल बढ़ाया जाए या चाल घटाया जाए, ऐसे कंडीशन में हमेशा समय निकालना चाहिए कि कितना समय आएगा। जैसे यहाँ पर इसे कहा गया है कि एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी हो रही है, तो कभी जल्दी होगा, और जब देरी हो रही है तो 30 मिनट की मतलब आधा घंटा की देरी हो रही है। अब हम लोग घंटा में इसलिए लिखेंगे क्योंकि चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और दूरी भी किलोमीटर में दिया है, 1500 और 250 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मिनट को हम लोग घंटा में चेंज कर लेंगे तो आधा घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को समझेंगे। तो आधा घंटा देरी हो क्यों रहा है, क्योंकि पहले चाल कुछ और था, अब चाल कुछ और हो गया है, तो आधे घंटे की देरी से चल रहा है, वो कवर करना पड़ेगा उसे। जैसे मान लीजिए कि आप समझिए एक बात कि अगर मैं पहले 10 के स्पीड से जा रहा हूं और फिर मैं 20 के स्पीड से गया, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं पहले 10 के स्पीड से जा रहा हूं और फिर मैं 20 के स्पीड से गया, क्यों? क्योंकि मुझे देरी हो रही है। अगर देरी ना होता तो मैं 10 की स्पीड से जाता कि नहीं जाता, चाल मेरा वहीं रहता। लेकिन जब मैं आधा घंटा कहीं रुक गया तो आधा घंटा मुझे देरी हो गया, तो देरी को कवर करने के लिए मुझे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कुल मामला समय का है, तो यही चीज आपको समझना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देखिए प्रश्न यहां पर जो दिया गया है, इसमें विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी चलता है। प्रश्नानुसार हम पूरा का पूरा काम करेंगे, प्रश्नानुसार काम करेंगे। ये अथवा वाला प्रश्न है तीसरे का, तो प्रश्नानुसार काम करेंगे। सबसे पहले 1500 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लिखिए आप कि 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। अब यहीं पे हमको ये समझना है कि चाल क्या होगा, तो हम मान लेंगे कि चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने माना है। ठीक है, जरूरत पड़ा तो हमने मान लिया। तो दूरी क्या है, तो कह रहा है कि 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने पर, तो दूरी तो हमको दिया है, दिया क्या है, दूरी 1500 किलोमीटर, और चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब 1500 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसे नॉर्मली जो समय लगता है वो 1500 बटा x लगता है। लेकिन अब कह रहा है कि वो आधा घंटा देरी चलता है, आधा घंटा देरी चला है, मतलब उसको चाल बढ़ाना पड़ेगा और तेज से जाएगा, तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा दिया गया। मतलब ये दूरी वही है, दूरी वही रहेगी। तो आप बल्कि लिखिए 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो लगा समय ये है, तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ाने पर लगा समय। अब कितना समय लग रहा है उसको, अब लग रहा है, दूरी तो वही है, दूरी बटा समय, दूरी वही है, लेकिन समय क्या हो गया, सॉरी दूरी बटा चाल, चाल अब क्या हो गया, चाल तो x पहले था, 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया गया, इसलिए 250 इसमें जोड़ देंगे। अब देखिए पहले समय उसको इतना लग रहा था, अब उसको समय इतना लग रहा है, पहले समय इतना लग रहा था, अब समय इतना लग रहा है। अब यहाँ पे कह रहा आधा घंटे की देरी, तो अब समय ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है, ये आप थोड़ा सा समझिए इस बात को, मैं आपको समझा दे रहा हूं लेकिन समझिए। जब उसका समय
ज़्यादा लग रहा था कि कम लग रहा था, कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा उसके चाल से। अब आप ये बताइए, अगर मैं कहीं पर भी जाऊं, मैं 80 की स्पीड से जा रहा हूं तब जल्दी पहुंचूंगा कि 20 की स्पीड से जाऊंगा तब जल्दी पहुंचूंगा? तो आप कहेंगे कि 80 की स्पीड से, मतलब जब मेरी चाल बढ़ गई तो समय कम हो गया। चाल बढ़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा तो समय मेरा क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन अगर मैं चाल धीरे कर लूं, 20 किलोमीटर की स्पीड से धीरे धीरे जा रहा हूं तो समय मेरा बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे चाल बढ़ा हुआ है, ये समय कम है, ये इससे कम है। ठीक है, भले इसमें 250 प्लस दिखा रहा है लेकिन इससे ये कम है, ये समय ज्यादा है। जो आधे घंटे की देरी हो रही थी, इन्हीं दोनों का अंतर है। मतलब अगर इसमें से ये घटा दें तो आधा घंटा निकल के आएगा। यही चीज आपको समझने में समय लग सकता है। और अगर आप इतना समझ गए तो सवाल को आपने हल कर लिया कि 1500 बटे x, ये जो समय है, अगर इसमें से 1500 बटे में x प्लस 250 घटा दें तो आधे घंटे का समय आएगा। जो वो देरी से चला था पहुंच तो जाएगा ही, है कि नहीं है? बात समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो पहले हम 1500 को करेंगे कॉमन। 1500 हमने ले लिया कॉमन, यहां पर क्या बचा? 1 बटा एक्स माइनस 1 बटे में x प्लस 250 और इसको करेंगे बंद बराबर में 1 बटा 2। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये रहा 1500 ब्रैकेट में x प्लस 250 एलसीएम हमने ले लिया माइनस x बटे में x ब्रैकेट में x प्लस 250 बराबर में 1 बटा 2। आप चाहें तो इसको इस तरफ भेज दे सकते हैं, अभी भेजते हैं कुछ देर में। समझिए, ये x से ये x कट जाएगा। 1500 ब्रैकेट में क्या बचा? 250 बटे में x स्क्वायर प्लस x का गुणा 250 में करेंगे 250x बराबर में 1 बटा 2। ठीक है, अब 1500 गुणे 250 हो जाएगा, अंदर गुणा कर देंगे तो 1500 गुणे 250 बटे में x स्क्वायर प्लस 250x बराबर में 1 बटा 2। 1500 का गुणा 250 में करेंगे तो ये आएगा 3,75,000, 3,75,000। ठीक है, अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस 250x का इधर गुणा कर दें तिर्यक तो 1 में गुणा होगा, जो कि आएगा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 250x। ये 2 का भी इधर गुणा कर दें, इसका मतलब आपको 2 का इधर गुणा करना पड़ेगा। और जब 2 का गुणा 3,75,000 में आप करेंगे तो कितना आएगा? 7,50,000 आएगा, 7,50,000 एक्स स्क्वायर प्लस 250x। अब 7,50,000 को भी उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 7,50,000 बराबर में 0। अब देखिए यहां पर हमारा बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो बना है, 2 नंबर को यहां पे देखिए 7,50,000 दो ऐसे भागों में तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर 250 आए लेकिन गुणा करने पर ये आया। तो ऐसा नंबर है 1000 और 750। 1000 गुणे 750 करेंगे तो 7,50,000 आएगा, और अगर 1000 में से 750 माइनस कर देंगे तो 250 आएगा। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 250 की जगह पे हम लोग 1000 माइनस 750 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स माइनस 7,50,000 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1000 का गुणा एक्स में करेंगे तो 1000x माइनस 750 का गुणा एक्स में करेंगे तो 750x हो जाएगा माइनस 7,50,000 हो जाएगा बराबर 0। 2 का पेयर बनाएंगे, कॉमन लेंगे। यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं? x कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 1000 बचेगा, ब्रैकेट बंद। यहां से माइनस में 750 कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस आपने कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा 1000 बराबर में 0। x प्लस 1000 x प्लस 1000 दोनों को कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 1000 आपने अगर कॉमन लिया तो दूसरी तरफ आपका बचेगा क्या? x माइनस 750, x माइनस 750 बचेगा बराबर में 0। x प्लस 1000 बराबर 0, x प्लस x माइनस 750 बराबर में 0। ठीक है, ये अपने दोनों को 0 के बराबर किया तो x बराबर माइनस 1000 आया, जो कि गलत होगा। चाल कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। दूसरी चीज ये कि x बराबर इधर कितना आ गया? 750, तो यही हो गया 750 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो चाल आया है वो 750 किलोमीटर प्रति घंटा आया है, और हमने शुरू में चाल x माना था तो x का जो मान आया
750 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न में क्या पूछा गया है लास्ट में देखिए, सामान्य चाल, बस विमान की आपने सामान्य चाल निकाल ली है। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक एक प्रश्न को पहले देखते हैं। दोनों में से कोई एक ही आपको सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको दोनों प्रश्न सॉल्व करा रहा हूं। पहले देखिए प्रश्न दिया है, ध्यान से पढ़ लीजिए कि लिखा हुआ है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे ही आप फॉलो कर लीजिए। एक सड़क है, ये देखिए सड़क हो गया, कह रहा है कि आमने सामने 2 खंभे लगे हैं और ये बिल्कुल दोनों बराबर हैं। हमने दोनों बराबर खंभों को लगा दिया। कह रहा है कि खंभों के बीच सड़क पर उपस्थित किसी भी बिंदु से इन दोनों खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। किसी भी बिंदु, हम यहाँ पे मान लेते हैं ये बिंदु, तो जाहिर सी बात ये पास वाला है तो ये 60 डिग्री का बनेगा और ये दूर है तो ये बनेगा 30 डिग्री का। हमने सड़क, ये सड़क है ना, ये सड़क है 80 मीटर चौड़ी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर चौड़ी है। ये 30 डिग्री का बना और ये 60 डिग्री का बना किसी भी बिंदु पर। अब कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। अब देखिए अगर हम इसको ए मान लें तो ये बी हो जाएगा बिंदु, और ये सी हो जाएगा, और ये उसके बाद डी हो जाएगा। इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं ई। ठीक है, अब ध्यान से एक बात समझिए, अगर ये 80 मीटर है तो अगर यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, एच, क्योंकि ये वाला खंभा और ये वाला खंभा दोनों बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये भी ऊंचाई कितनी होगी, एच होगी। बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ से सी से ई तक की दूरी अगर हम एक्स मान लें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स मीटर है, और अब आप समझिए कि यहाँ से ई से डी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। कैसे, यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो दूरी है वो है 80 मीटर, और जब टोटल में से x को निकाल देंगे तो 80 में से ही तो x निकाल रहे हैं तो बच रहा है, इसलिए ये x है तो ये टोटल में से 80 में से x निकाल देंगे तो ये बचेगा, इसलिए 80 माइनस एक्स होगा। उम्मीद है कि इतना बात आपको समझ में आया है। खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब आपको h का भी मान निकालना है और साथ ही साथ ये दूरी और ये दूरी भी निकालना है। ठीक है, पहले अब ध्यान समझिए, 2 त्रिभुज हैं, एक तो है CDE, एक ये त्रिभुज है, दूसरा जो त्रिभुज है वो ABE है। तो पहले दोनों त्रिभुज को बराबर साथ साथ लेंगे। देखिए जैसे पहले हम लोग ये ले लिए त्रिभुज CDE में, तो आप पहले लिखिए, हमेशा त्रिभुज लिया जाता है त्रिभुज CDE में, इसीलिए मैंने बिंदु का नाम रखा CDE। अब आपको क्लियर होगा, हम इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें अगर आप देखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे लंब बटे में आधार होता है। ठीक है, तो थीटा का मान कितना है, 60 है, तो tan 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, लंब कितना है, लंब कितना है, h है ऊंचाई, आधार कितना है, x है आधार। tan 60 अंश का मान कितना होता है, कहेंगे √3 बराबर h बटा में x हो जाएगा। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर यहां तक आपको बात समझ में आ गई तो अब आप ये कह सकते हैं कि अगर हम यहां से h का मान निकाल लें तो h का मान क्या हो जाएगा, h बराबर में √3x हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अगर हम इस त्रिभुज में बात करें, त्रिभुज ABE में तो क्या होगा, इसमें भी होगा tan थीटा बराबर में लंब बटे में आधार, लंब बटे में क्या हो जाएगा, आधार। तो tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, बराबर में लंब कितना है, h है, आधार कितना है, 80 माइनस एक्स हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए ध्यान से, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3 बराबर में h बटे में 80 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो अगर 80 माइनस एक्स को यहाँ पर भेज दें तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स बटे में √3 बराबर में h हो जाएगा। ये आपका दूसरा h निकल गया। तो यहाँ पर भी h का मान है, यहाँ पर भी h का मान है, तो दोनों का हम कंपेरिजन करने, मतलब समीकरण 1 इसको मान लें अगर, तो समीकरण नंबर 2 इसको मान लेते हैं, और यहाँ पे लिख लीजिए कि समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर रख दीजिए, मतलब इस x का, ये h का मान इसमें रखने पर रख दीजिए। तो समीकरण 2 क्या है, 80 माइनस एक्स बटे में √3 बराबर h है, h का मान क्या है, √3x, मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे √3x। ठीक है, √3 का गुणा तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 80 माइनस एक्स बराबर 3x हो जाएगा, माइनस x को उस तरफ भेज दीजिए तो 80 बराबर 3x प्लस x हो जाएगा, 80 बराबर हो जाएगा 4x, और 4 से इसको काट दीजिए 20 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 20। अब आप एक बात समझिए,
अगर x का मान 20 आ गया, ये वाला दूरी यहाँ से 20 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब CE का जो मान आया है वो 20 आया है। तो ये जो E और B है, आप ऐसे लिख लीजिए, BE बराबर होता है 80 माइनस एक्स। इसका मतलब आप ये लिखेंगे 80 माइनस 20 बराबर में 60। तो दो मान हमने निकाल लिया। तो आप ये कहेंगे दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो कितना है, एक तो 20 है और एक 60 है। ये आंसर हो जाएगा। अब बात ये है कि आपको खंभे की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो इसमें देखिए x का मान रख दीजिए। x का मान कितना आया है, 20। समीकरण 1 में रखने पर h बराबर √3x है। h बराबर में x का मान 20 है, तो 20 √3 हो जाएगा। यही आपका h का मान हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। त्रिकोणमिति के प्रश्न तो बहुत ही आसान होते हैं, बस एक बार आपको समझने की देरी होती है। एक बार अगर आप ऐसे प्रश्नों को समझ जाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती, आप प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके अथवा वाले प्रश्न को भी देखते हैं, क्योंकि वो भी ऊंचाई और दूरी से ही है। प्रश्न कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। देखिए ध्यान से, पहले तो आप भूमि बनाइए। हमने ये भूमि बना लिया, ये रहा हमारी भूमि। कह रहा है एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो 20 मीटर पहले ऊंचा भवन बनाइए। यहाँ तक 20 मीटर की ऊंचाई है, हमने ये भवन बनाया है यहाँ से यहाँ तक। इस भवन के ऊपर लगी मीनार के तल और शिखर, एक अगर यहाँ से मीनार ऐसे लगा दिया जाए इतना ऊंचा पर, तो ये तल हो गया। तल से इस बिंदु कर और इसके शिखर से इस बिंदु का, बात समझ में आया? तल से और शिखर से, तल से और ये हो गया शिखर से, ये मीनार का, ये इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h है। तो जो इसका जो कोण बन रहा है ना, वो 45 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। मतलब ये 45 डिग्री बन रहा है और ये जो बड़ा वाला है ये बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अगर इसका नामकरण करें तो यहाँ A कर लेते हैं, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, और इस बिंदु को, ये जो बिंदु है उसे हम लोग D मान लेते हैं। ठीक है, ABCD हो गया। अब ये आपका 90 डिग्री होगा, इमेज बन गया। इमेज बनने के बाद तो प्रश्न आसान हो जाता है। अब देखिए कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई निकालिए, मतलब ये जो h है ना, इसका मान निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे आपके पास दो त्रिभुज हैं, एक है ABC बड़ा वाला। तो अगर त्रिभुज ABC की बात करें, त्रिभुज ABC में, तो ABC में tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। लंब बटे में क्या होता है, आधार। तो tan थीटा, थीटा का मान कितना है बड़े वाले में, बड़े वाले में ABC में 60 डिग्री बराबर लंब कितना है। तो आप कहेंगे, अब देखिए बड़े वाली की बात हो रही है, तो लंब कितना हो जाएगा, BD प्लस DA, मतलब 20 प्लस H। तो लंब कितना हो गया, 20 प्लस H हो गया। आधार कितना है, आधार यहाँ से यहाँ तक है, हम इसको मान लेते हैं x। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x आ गया आधार। tan 60 अंश का मान √3 होता है, बराबर 20 प्लस H बटे में x हो जाएगा। और अगर x यहाँ पे पहुँचा दें तो √3 यहाँ पे आ जाएगा। तो x बराबर में क्या आ गया, 20 प्लस H बटे में √3। ये हो गया हमारा x का मान। ये क्या हो गया, x का मान, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से अब दूसरे त्रिभुज BD और ये क्या है C ना, तो आप यहाँ पे लिखे त्रिभुज DBC में, अगर इसमें बात करें तो यही होगा tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार होता है। थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री है। tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 20 ही है। आधार कितना है, x है, आधार तो सेम होगा, इसीलिए tan 45 अंश का मान कितना होगा, 1 बराबर में ये ऊपर हो गया 20। तो ये यहाँ पे 20 बटा x का तिर्यक गुणा करेंगे तो x का मान कितना आ गया, 20। अब आप कहेंगे कि ये जो समीकरण नंबर 2 आया है ना, समीकरण 2 x का 20, इसमें रखने पर समीकरण नंबर 2 का मान, यहाँ पे लिखिए कि समीकरण नंबर 2 का मान 1 में रखने पर, तो 1 में अगर आप रखें तो 1 है x बराबर में 20 प्लस h बटे में √3। अच्छा, x का मान कितना है, 20 है, तो आप 20 रख दीजिए। 20 बराबर 20 प्लस h बटे में √3। √3 का गुणा कर दीजिए, 20 √3 बराबर 20 प्लस h हो जाएगा। 20 को इस तरफ भेज दीजिए, 20 √3 माइनस 20 बराबर में h हो जाएगा। 20 कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1 होगा, बराबर में h हो जाएगा। और h का मान ही तो पूछा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कभी भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए
तो यहाँ पर √3 का मान रखने की गलती मत करिएगा। मान रखेंगे तो आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। मान नहीं रखना है कभी भी। √3 पाई, अगर आप पाई का मान नहीं भी रख रहे हैं ना तो भी आप लिख देंगे तो आंसर सही माना जाता है। क्लियर है? √3 आ गया, √5 आ गया, √2 आ गया, तो इसका मान मत रखिए, जहां पर आए वहां पर रुक जाइए, उसी को आंसर बना दीजिए। आपका आंसर ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एग्जामिनर इसी को आंसर मानेगा। तो यहां पर ये प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। अब देखते हैं सेट नंबर फर्स्ट का ये लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक ही प्रश्न आपको करना है। चलिए बिल्कुल पेशेंस के साथ ध्यान से समझिए। कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे को अर्धगोलाकार खोदते हुए निकाला गया है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो पहले चित्र बना लेते हैं, है ना, चित्र बना लेते हैं। तो चित्र हमने इस तरीके से बनाया, और जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे उसको ध्यान से समझिए। पहले देखिए, एक लकड़ी थी, लकड़ी का पूरा गोला था इस तरीके से, ऐसे, है ना, जैसे पेड़ में से काट लिया गया है, इस तरीके से गोला था। तो कह रहा है कि खिलौना बनाया गया है। इस बेलन की ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस बात को समझिए। और फिर कह रहा है कि आधार की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, वो जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। और भी कुछ कह रहा है, कह रहा है कि पाई का मान 22/7 ले लीजिए। जब आपसे कहे कि पाई का मान 22/7 लीजिए तो 22/7 लीजिए। जब आपसे कहे पाई का मान 3.14 लीजिए तो वो लीजिए। लेकिन जब आपसे कभी ना कहे कि पाई का मान मत लीजिए, आपको कहीं लिखा ना हो जैसे इस प्रकार से इस प्रश्न में लिखा गया है, तो आप पाई का मान नहीं भी लेंगे, आप पाई छोड़ भी देंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है, क्योंकि आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे, है ना। अब देखिए इस बात को समझिए, यहाँ पर किया क्या गया है। जैसे आप ये समझिए कि एक पेड़ था, इस ऐसे समझिए कि एक पेड़ है ये, इस तरीके से। इस पेड़ को यहाँ से और यहाँ से हमने काट दिया। ये पेड़ को हमने यहाँ से काट दिया, तो बचा क्या? तो कहेंगे हमारे पास ये जो आकृति है बच गई। इस आकृति को हमने यहाँ पे रख दिया। यही चित्र जो है ऐसे रखा गया, मतलब ये भी भरा है, ये भी भरा है। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि ऊपर और दोनों से एक क्या निकाला जा रहा है, अर्धगोला खोद कर निकाला गया है। अर्धगोला मतलब यहाँ से जब खोदना शुरू किया गया, खोदते खोदते यहाँ तक इतना खोद कर इस तरीके से निकाल लिया गया। अब आप ये समझेंगे कि ये वाला पार्ट हमारा खाली है। इसी तरीके से यहाँ पर भी खोद कर निकाला गया, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? खाली हो गया। बात आपको समझ में आई होगी कि क्यों ये दोनों खाली हो गए हैं। अब इस तरीके का एक खिलौना बनाया गया, ऊंचाई वही है, लेकिन यहाँ पे जो त्रिज्या है ना, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी, इसकी भी त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। ये लेकिन खाली है, ये याद रखिएगा। अच्छा, खाली है इसका मतलब ये है कि अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ देखा जाए तो क्या होगा। जब ये इमेज जब ये मैंने नहीं बनाया था तो आप देखेंगे पूरा भरा हुआ था, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? ऊपर नीचे और जो पूरा बेलन था चारों तरफ से, उस तरीके से। लेकिन जब ये खाली हो गया तो ये संपूर्ण पृष्ठ यहाँ तक आ गया ना, ये खाली वाला, ये भी तो खाली वाला आ गया, इसका भी संपूर्ण पृष्ठ, मतलब इन दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा। तो दिया क्या क्या है प्रश्न में, देख लेते हैं एक बार। देखिए प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 5 है, दिया है क्या दिया है? r बराबर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, h बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, पाई का मान दे रखा है 22/7, ये सारी चीजें दे रखा है और कह रहा है कि अब निकालिए मान। क्लियर है? ठीक है, तो ये यहां से अगर इस केंद्र को इस केंद्र से मिला दे तो यही हमारा ऊंचाई होगा। चलिए अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो यहां पे लिखिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, और ये जो दोनों अर्धगोले बने हैं इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों या दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बस यही आपको निकालना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 2πr(h) हो जाएगा, प्लस दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? दो अर्धगोले हैं, दो गुणे अर्धगोले का 2πr², ये हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आएगी। दो अर्धगोले हैं तो एक का होगा 2πr², तो इसका भी 2πr², तो 2 गुणे 2πr² हमने कर दिया।
अब बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो बचेगा h प्लस 2r, ये आपके पास बचेगा क्योंकि यहाँ से ये 2 बाहर निकल गया था, तो 2 पाई भी बाहर निकल गया था तो 2r बच गया। ठीक है, अब सबका मान रखेंगे कि 2 गुणे 22/7 ये है आपका पाई का मान। अच्छा ये देखिए r का मान अगर ध्यान से देखें 3.5, ये 3.5 को हम अगर दशमलव हटा दें तो 35/10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव हटा तो एक स्थान पे दशमलव लगा था ये, तो एक जीरो लग गया। अब इसको अगर काट दें तो 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 कितना आ गया 7/2। मतलब आप इस त्रिज्या को 7/2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर त्रिज्या को 7/2 लिख दीजिए, ब्रैकेट में h प्लस 2 गुणे 7/2। h का मान कितना है तो आप कहेंगे h का मान 10 है। यहाँ पर देखिए आगे है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, काट कूट दीजिए, यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया। अब बचा क्या तो कहेंगे बाहर बचा 22 गुणे, और यहाँ अंदर क्या बचा 10 प्लस 7 मतलब 17, और 22 में अगर आप 17 का गुणा करेंगे तो आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वक्रपृष्ठ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 का अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। ये अथवा वाला प्रश्न है 5वां का, इसलिए ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक ठोस है एक अर्धगोले पर शंकु के आकार का है, तो ये देखिए पहले तो ये हो गया आपका अर्धगोला। क्या होगा ये अर्धगोला। तो अगर ये अर्धगोला है तो कह रहा है इसी के ऊपर एक शंकु के आकार का, एक शंकु के आकार का एक आकृति है, आकार का है। कह रहा शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है, इसीलिए यहां से यहां तक यह जो व्यास होगा बिल्कुल समान हो जाएगा। तो यहां पर ये जो r होगा दोनों के लिए, शंकु की भी त्रिज्या r है और इस अर्धगोले की भी त्रिज्या r ही है। कह रहा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है, मतलब जो त्रिज्या दे रखा है r बराबर जो दे रखा है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर ठोस की ऊंचाई, ठोस देखिए पूरा आकृति है, बस बेलन नहीं पूरा, मतलब यहां से अगर आप देखें यहां से यहां तक की जो ऊंचाई वो टोटल 6 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है। तो यहां पे लिखिए ठोस की ऊंचाई, मतलब इस आकृति की ऊंचाई कितना है तो आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान समझिए कि अगर यहां से यहां तक ये त्रिज्या है, यहां से यहां तक ये त्रिज्या है, तो यहां से यहां तक भी ये भी तो त्रिज्या है, मतलब ये भी तो r है, मतलब ये भी तो 3 है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर हो गया, टोटल 6 है, तो जाहिर सी बात है कि यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब ये जो शंकु की ऊंचाई है वो भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आप लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई बराबर, आप एक काम करिए इसका नामकरण अगर कर देंगे, इसको O कह दीजिए, इसको A कर दीजिए, इसको B कर दीजिए, इसको C कर दीजिए, तो शंकु की जो ऊंचाई हो जाएगी ना, और इसको D कर दीजिए, ऊंचाई हो जाएगी वो AD में से DO घटा दीजिए, AD माइनस DO बराबर, AD का मान कितना है AD का मान कितना है 6 माइनस DO का मान कितना है 3, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। कह रहा है कि ठोस का आयतन बताइए। अच्छा इस ठोस में जो आयतन आपको दिखेगा वो क्या, यही चित्र पूरा तो दिखेगा, यही पूरा तो आयतन होगा। इसका मतलब आपको शंकु का आयतन और उसके बाद अर्धगोले का आयतन जोड़ना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन में कहा है ये खिलौना है, तो आप लिखिए खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन। खिलौने का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप समझिए कि अभी आपके पास बहुत टाइम है। आज जब मैं ये क्लास बना रहा हूं तो आप याद कर लीजिए। क्वेश्चंस फिक्स है कि 5वां प्रश्न आपका आयतन से ही आएगा और 2 प्रश्न आएंगे, ये 6-6 नंबर के प्रश्न होते हैं और आप इसमें
कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। गलती करेंगे, इतना आसान प्रश्न होता है, गलती करेंगे तो 6 नंबर आपका जाएगा, 6 नंबर जाएगा इससे। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन में भी 2 प्रश्न आते हैं, तो 8 नंबर उधर हो गया। 1-2 प्रश्न आपके अगर इधर आ गए तो लगभग 10 प्रश्न, 10 नंबर। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं यहीं पे कि संख्या पद्धति से 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, बीज गणित से 18 नंबर का प्रश्न आता है, निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर का प्रश्न आता है, ज्यामिति से 10 नंबर का प्रश्न आता है, त्रिकोणमिति से आपका 12 नंबर का प्रश्न आता है, मेंसुरेशन से 10 नंबर का प्रश्न आता है, और सांख्यिकी और प्रायिकता इन दोनों मिलाकर 10 नंबर का आता है। 70 नंबर का प्रश्न हो गया, और 30 नंबर आपके स्कूल से प्रोजेक्ट कार्य के लिए मिलता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप कहेंगे सर अर्धगोले का आयतन तो मुझे नहीं याद है, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन भी लिख लीजिए यहीं पे, 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से एक खेल शुरू होगा कि क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा दिया गया कि पाई का मान 22/7 जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में दिया है? तो आप कहेंगे नहीं सर, इसका मतलब आप दिमाग में क्लिक कर लीजिए कि हमको यहाँ पर पाई का कोई मान नहीं रखना है। मत रखिए, नहीं कह रहा है तो आप मत रखिए बस। अगर आपने पाई का मान यहाँ पे रखा, मान 100% दशमलव में आएगा और आप कैलकुलेशन गलत कर देंगे, आपका आंसर गलत। ऐसे कंडीशन में जब पाई का मान ना बोला रहे तो आपको पाई का मान नहीं रखना है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए हम यहाँ पे पाई का मान नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो कॉमन कुछ ले सकते हैं, तो आप कहेंगे सर हम इस बाहर कर सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, इतना हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे आप इतना कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा, तो आप कहेंगे कि एच बचा, प्लस इधर क्या बचा, तो आप कहेंगे कि इधर बचा 2r, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब बराबर में क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर बटे में 3, ब्रैकेट बंद करेंगे। एच का मान कितना है 3, 2r मतलब 2 गुणे 3। अच्छा यहाँ पर भी आप चाहे तो मान रख दीजिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए पाई गुणे 9 बटे में 3 गुणे 2 3 6 3 9 बराबर 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 3 का 9 बराबर 27 पाई। ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सेट नंबर फर्स्ट 822 BV 2025 का पहला सेट आज कंप्लीट हो गया है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग सेट नंबर 2 में चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।